एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम। और बच्चों, आज हमारा टॉपिक चल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट के आर्थिक सुधार। शिक्षा के अंदर जो सुधार किए गए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो अपनी कानून नेपोलियन कोड बनाया था, विधि संहिता बनाई थी, इन तीन पर हम चर्चा करेंगे कि नेपोलियन का जो फ्रांस के अंदर जो सुधार किए जाते हैं वो कौन कौन से सुधार किए जाते हैं। सबका ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड के ऊपर रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक सुधारों के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया था, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इसके प्रशासनिक सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधारों पर हम चर्चा करेंगे। और प्रशासनिक सुधार के बाद नेपोलियन की विधि संहिता पर हम जो है, नेपोलियन ने जो संविधान बनाया था एक, उस संविधान में क्या क्या चर्चा की थी उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो, नेपोलियन बोनापार्ट ने एजुकेशन के क्षेत्र में जो सबसे पहला सुधार किया था, उसने विश्वविद्यालय यानी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विद्यालय खोले गए थे। इनका स्तर जो था, पहला स्तर था प्राथमिक स्तर पर विद्यालय खोले गए थे, सेकंड माध्यमिक स्तर पर विद्यालय खोले गए थे, और उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालय खोले गए थे। माध्यमिक स्तर पर जो विद्यालय खोले गए थे बच्चों, ये इनका नाम था लाइसी विद्यालय। और जो शिक्षक जो एजुकेशन में जो शिक्षक बच्चों को जो पढ़ाते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या खोला गया बच्चों? नॉर्मल विद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ से शिक्षक ट्रेनिंग लेते थे और फिर बच्चों को पढ़ाते थे। ये शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन बोनापार्ट ने सुधार किया था। और यहाँ देखिए प्रशासनिक सुधारों में अगर नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो फ्रांस को इसने जिलों में बांट दिया था, और विभाग जो थे उन विभागों को किस में बांट दिया था? उपविभाग में बांट दिया था। किस में बांट दिया था? उपविभाग में बांटा था। और इनको एक नाम दिया था बच्चों, वो क्या नाम था? एरोजीमेंटा। क्या नाम दिया था? एरोजीमेंटा भी कहा जाता है। इस जो प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह जो सुधार किया था, इस व्यवस्था को एरोजीमेंटा भी कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये चीज़ें देखी, और प्रशासनिक सुधारों का हमने यहाँ देखा। नेपोलियन की सबसे इम्पोर्टेंट आती है विधि संहिता की। नेपोलियन ने जब नया संविधान बनाया था, और नए संविधान में उसने क्या चेंजेस किए थे, तो विधि संहिता में हम सबसे पहले देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो संविधान बनाया था, यानी अपना जो कानून बनाया था, उस कानून में कौन कौन सी चीज़ों को इसने ऐड किया था। पहले नंबर इसने जो है विधि संहिता में ऐड किया था कि जितने भी जो पहला तो है परिवार का जो मुखिया है, परिवार का मुखिया कौन है? पिता को असीमित अधिकार दिए गए थे। और संविधान के अनुसार अगर दूसरे नंबर की चीज़ देखें बच्चों हम, तो दूसरे नंबर पे नेपोलियन ने कहा कि परिवार के अंदर कोई भी हो, सबसे बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र है, उससे भी छोटा है, 4-5 पुत्र थे, संपत्ति पर सबका बराबर व्यक्तिगत अधिकार रहेगा। और इसने मालिक जो होते हैं, मालिकों को ज़्यादा अधिकार दिया गया था। और ट्रेड यूनियन कोई भी जो मजदूर है वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता है, ट्रेड यूनियन नहीं बनाएगा। मालिकों को ज़्यादा अधिकार दिया गया था, क्योंकि अगर फैक्ट्रियों के अंदर ट्रेड यूनियन बनेगी तो वहाँ क्या होगा? विद्रोह होगा और मालिकों पर प्रेशर होगा। तो नेपोलियन इन सब चीज़ों को फ्रांस की क्रांति में देख चुका था, इसलिए उसने ट्रेड यूनियन जो है बच्चों, ये ट्रेड यूनियन पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और इसके अलावा नेपोलियन की अगर संविधान या कानून की बात की जाए, तो नेपोलियन ने सिविल विवाह और तलाक प्रथा को भी इसने मान्यता प्रदान कर दी थी। सिविल यानी अब किसी भी पादरियों के पास में नहीं जाना पड़ेगा। फ्रांस की क्रांति में हमने आपसे चर्चा की थी बच्चों कि फ्रांस की क्रांति में किस तरह जो है, जो पहले
फ्रांस की जनता को अगर विवाह करना होता था तो वो पादरी के पास में जाना पड़ता था, उसको रिश्वत देनी पड़ती थी, भ्रष्टाचार वहाँ पे था। अब वो सिस्टम नहीं है, अब आप किसी भी न्यायालय में जाके आप सिविल विवाह कर सकते हो। और अगर तलाक प्रथा का भी इसने इजाज़त दे दी थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कहा था कि मेरे 40 युद्धों से भी ज़्यादा मेरी शक्ति जो है वो इस विधि संहिता में है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मेरे 40 युद्धों से भी ज़्यादा मेरी शक्ति किसमें है? विधि संहिता, इस मेरे कानून में है, मेरे संविधान में है। इतना मेरा संविधान इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसने जो है बुजुर्गा वर्ग जो था उसके हितों की भी रक्षा की थी। बुजुर्गा वर्ग जो था उसके हितों की भी रक्षा की गई थी। इस संविधान के अंदर जो है, इसके अलावा इस संविधान में नेपोलियन की सेना जहाँ जहाँ गई थी वहाँ इस विधि संहिता को लागू किया गया था। नेपोलियन की विधि संहिता को लागू किया गया। एजुकेशन का हमने देख लिया, प्रशासनिक सुधार हमने देख लिए, विधि संहिता हमने देख ली। संविधान और कानून के आधार पर परिवार का मुखिया कौन होता है? बच्चों, पिता होता है। मालिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए गए। फैक्ट्री में कोई मालिक है और ट्रेड यूनियन बनाना मजदूरों को नहीं बना सकते थे। सिविल विवाह की इजाज़त दे दी गई थी। तलाक प्रथा, यहाँ तलाक प्रथा को भी इजाज़त दी थी कि अगर कोई पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है या उनमें जो है कोई टकराहट होती है, एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो वो कोर्ट में जाकर तलाक प्रथा पर भी इजाज़त दी थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मेरे 40 युद्धों में से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट जो युद्ध माना जाता है, मेरे 40 युद्धों में से जो मैंने 40 युद्ध किए थे उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली मेरा कानून है, मेरी विधि संहिता है, मेरा संविधान है। और बच्चों, बुजुर्गा वर्ग जो था, बुजुर्गा वर्ग को भी इसने प्रोत्साहन दिया था, उनके हितों की रक्षा की थी। भूमि संबंधी अधिकारों को मजबूत किया था। भूमि संबंधी अधिकारों को भी क्या मजबूत किया था? किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट का बच्चों विधि संहिता देखने के बाद अब हम नेपोलियन बोनापार्ट का एक पोप के साथ समझौता होता है, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का 1801 में, और ये कॉनकॉर्डेट कहलाता है। कॉनकॉर्डेट डाटा भी कहते हैं इसको। ये कॉनकॉर्डेट, ये समझौता क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट ने ये समझौता किसके साथ किया था? पोप के साथ किया था। फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा था कि ये पोप की शक्ति किस तरह ये पोप की शक्ति बढ़ रही है, किस तरह पोप जनता पर अत्याचार करता था और किस तरह वहाँ जो है क्रांति हो गई थी। इन सब चीज़ों को नेपोलियन बोनापार्ट अच्छे से जानता था और नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप के साथ एक कॉनकॉर्डेट समझौता किया था। ये कॉनकॉर्डेट समझौता किसके साथ किया गया बच्चों? ये फ्रांस के पोप के साथ किया गया। और इस समझौते के आधार पर पहली शर्त, पहले नंबर पे ये था कि अब ये पोप जो है बच्चों, ये राज्य जो है, इस राज्य का यानी फ्रांस का, इस राज्य का पोप के चर्च पर नियंत्रण रहेगा। क्या रहेगा? नियंत्रण रहेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अब पोप अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, पोप की शक्तियाँ कम हो गई थी। तीसरा नंबर, पादरी हो या पोप हो, इनकी नियुक्ति सम्राट करता था। 4 नंबर में, अब पोप जो था, पोप को किसी भी प्रकार, पोप ने जो भी फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी 1789 में, उस समय पोप ने जो किसानों की जमीन हड़प ली थी, अब वो जमीन वापस पोप को देनी पड़ी। ये क्या समझौता कहलाता है? कॉनकॉर्डेट समझौता कहलाता है बच्चों। कॉनकॉर्डेट समझौता कहते हैं इसको। नेपोलियन बोनापार्ट का ये कॉनकॉर्डेट समझौता कहलाता है। यहाँ तक कि हमने बात की, हमने शिक्षा की सुधार की हमने बात कर ली थी, प्रशासनिक सुधारों की हमने बात की थी, नेपोलियन की विधि संहिता की हमने बात कर ली, और नेपोलियन का 1801 में कॉनकॉर्डेट जो ये समझौता होता है इसकी हमने बात की है। यहाँ पे, यहाँ पोप के साथ ये समझौता हुआ था। ये कब हुआ था? 1801 में हुआ था। अब नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी को हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी किस तरह रहती है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट के पिता कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट की माता कौन थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने जैकोबिन क्लब का ये सदस्य रहा था और टूलान के घेरे में उसने जो अपना शौर्य दिखाया था। उसके बाद डायरेक्टरी शासन के अंदर जो उसने सपोर्ट किया था, उसके बाद जॉसेफिन से उसका विवाह हो जाता है। फिर वो एक अभियान पर निकलता है
वो इटली के अभियान पर निकलता है। इटली के अभियान से निकल के वो मिस्र के अभियान पे जाता है और मिस्र के अभियान से सीरिया के अभियान पर आता है। जब वापस लौट कर वो फ्रांस में आता है, किस तरह उसका भव्य स्वागत होता है, किस तरह वो डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देता है और किस तरह 1804 के अंदर वो अपने आप को सम्राट घोषित कर लेता है। सब चीज़ों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी बच्चों हमने केवल अध्ययन यहाँ ये किया है कि हम नेपोलियन बोनापार्ट का जो सुधारों की हमने बात की। नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला 1799 से 1804 ईस्वी तक माना था और 1799 से 1804 और अब 1804 से रहेगा 1815 ईस्वी के वाटरलू तक का उसका आगे का इतिहास रहता है। यहाँ इसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्ट की जो गतिविधियाँ रहती है उस पर हम ध्यान करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट की गतिविधियों में बच्चों आप यहाँ देखिए, ये नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ सबका ध्यान बोल गया बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, पहले इसकी जीवनी का अध्ययन करेंगे। जीवनी के बाद हम देखेंगे इसका विवाह किसके साथ होता है। विवाह के तुरंत बाद ये कहाँ जाएगा, इटली में जाएगा। ये इटली अभियान करेगा, वहाँ इसको क्या सफलताएं मिलती, कौन कौन सी जगह जाता है वहाँ, और इसके नेपोलियन बोनापार्ट के इटली में जाने से वहाँ इटली में क्या रिजल्ट निकलता है, इस पर हम ध्यान करेंगे। इटली के बाद ये मिस्र के अभियान पर जाएगा और मिस्र के अभियान पे जाने का इसका लक्ष्य क्या रहेगा, कौन से लक्ष्य से ये जाएगा वहाँ पे, और इसका लक्ष्य क्या रहेगा। इसका लक्ष्य ब्रिटेन रहेगा। ब्रिटेन कैसे रहेगा, क्या इसको यहाँ नील नदी में इसको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। और मिस्र के बाद सीरिया का इसका अभियान रहेगा और सीरिया के अभियान के बाद ये फ्रांस वापस लौट कर आएगा और फ्रांस लौटने के बाद एक बार दोबारा इटली अभियान पर जाएगा। तो इन घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जीवनी की अगर हम बात करें बच्चों, तो जीवनी में हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ये आपको कोर्सिका द्वीप दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम देखिए बच्चों कोर्सिका द्वीप का। कोर्सिका द्वीप पर इसका ओजेसिया, ये जगह का नाम है ओजेसिया। यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट होता है। क्या होता है, चार्ल्स बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की माँ का नाम रोमेलीना होता है। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी जोसेफिन होती है। ये नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कौन है, ये जोसेफिन है बच्चों। नेपोलियन बोनापार्ट जोसेफिन के बाद ये एक अभियान पर इसने टुलान का अभियान किया, जहाँ अपना शौर्य प्रदर्शन किया था। डायरेक्टरी जो शासन होता है, डायरेक्टरी शासन के समय इसने अपना संविधान को बनाने में सपोर्ट किया था। और जोसेफिन ये 1796 ईस्वी में जोसेफिन के विवाह के बाद ये इटली अभियान पर जाएगा। कौन सा अभियान पर जाता है, इटली। ये आपको दिख रहा है इटली का अभियान। अब ये इटली अभियान पर जाकर ये क्या करता है बच्चों, इटली का अभियान को समझने के लिए आपको बोर्ड पर ध्यान देना होगा बच्चों। यहाँ देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। कोर्सिका द्वीप, ये सबसे पहले इसका जन्म कहाँ हुआ था, कोर्सिका के अजासिया नामक स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। चार्ल्स बोनापार्ट इसके पिता होते हैं। रोमेलिना इसकी माता का नाम था। जोसेफिन इसकी पहली पत्नी थी और पहली पत्नी विवाह करने के बाद ये कौन से अभियान पर जाएगा, ये इटली के अभियान पर जाता है। तो यहाँ इटली का अभियान किस तरह रहेगा इसका, उस पर हम चर्चा करेंगे। यह आपको इटली दिख रहा है बच्चों, इटली में ये सफलता प्राप्त होती है इसको। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ देखिए, ये इटली है। ये क्या है, इटली। इस इटली को हमने 3 भागों में बांट दिया था। ये उत्तरी इटली है, ये मध्य इटली है, दक्षिण इटली का दक्षिण भाग है। यहाँ वेनेशिया है, यहाँ पे लोम्बार्डी है, यहाँ पिटमांड है और यहाँ सार्डिनिया है।
सार्डिनिया, यहाँ PMT, ये P को परमा बोलते हैं, M को मेडोना बोलते हैं, T को टस्कनी बोलते हैं। यहाँ सिसिली और यहाँ नेपल्स है और यहाँ पे रोम है। जो आपने पहले इटली के एकीकरण में, आप उस वीडियो में जाके डिटेल से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पिटमॉन है। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ इटली में इटली का अभियान किया था यहाँ, और इटली में ऑलरेडी यहाँ पर पूरे इटली पर किसका, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया यानी इटली जो था वो एक तरह से गुलाम था, और यहाँ ऑस्ट्रिया की जो अंग्रेज जो थे वो सारे यहाँ पर रहते थे। ऑस्ट्रिया की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ इटली में प्रवेश किया, और इटली में प्रवेश करके पिटमॉन, सबसे पहले पिटमॉन पर अधिकार किया था, और पिटमॉन पर अधिकार करके ऑस्ट्रियाई सेना को यहाँ से भगा दिया था। और यहाँ पर किसकी जीत हो गई थी, नेपोलियन की जीत हो गई थी। और नेपोलियन की जीत होने पर यहाँ कैंपो फोर्मिया की संधि हुई थी। कैंपो फोर्मिया की संधि, कैंपो फोर्मिया की संधि के तहत ऑस्ट्रिया की सेना ऑस्ट्रिया में चली गई थी। ऑस्ट्रिया की सेना कहाँ चली गई थी बच्चों, ऑस्ट्रिया में चली गई थी। और इटली, ये जो इटली है यहाँ पे इटली का पिटमॉन जो था, अब नेपोलियन यहाँ उसने अपनी सफलता, इसने नेपोलियन यहाँ जीत गया था बच्चों। कहने का मतलब नेपोलियन यहाँ पे जीता था। और फिर सार्डिनिया नामक स्थान पर विराम संधि हो गई थी। और इटली के अंदर ही क्या होता है, इटली में ही एक जगह होती है लोदी। लोदी की जगह मिलान मिल गया था। और एक रोहिया, एक होता है बच्चों रेवाली। कौन सी जगह, रेवाली ये जो जगह है इटली में, इस रेवाली में यहाँ कौन, मेंटुआ ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और आर्कड्यूक चार्ल्स ने, इसने भी संधि के लिए पत्र भिजवाया था। इसके अलावा सिसिली, नेपल्स, और एक तो सिसिली, नेपल्स, जिनेवा, और एक और है बच्चों जिनेवा, और एक है लोम्बार्डी। ये लोम्बार्डी, यहाँ पे लोम्बार्डी एक, ये सिसिली 2 और 3, और जिनेवा, यहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इस तरह से रिजल्ट क्या निकला बच्चों, यहाँ इटली में अब एक राष्ट्रीय भावना, एक राष्ट्र के प्रति जो भावना उत्पन्न हुई थी, वो राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। किसका, राष्ट्रीय भावना का विकास किसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ इटली में इसकी एंट्री हुई थी। और एंट्री होने के बाद देखो पूरे इटली के अंदर उसने जो एक राष्ट्र, जहाँ पर नेपोलियन गया था वहाँ अपनी विधि संहिता लेकर गया था, वहाँ अपना उसने कानून लगाया था कि अब जो है कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, अब जनता को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, अब सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। उसने अपनी विधि संहिता को लागू किया था। और यहाँ से इटली से सबको बाहर निकाल के फेंका था, और सबको बाहर निकाल के फेंक दिया था। यहाँ इटली में जो गुलामी की जंजीरों से जो इटली की जनता जकड़ी हुई थी, वो अब राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो गई थी, क्योंकि इटली पर ऑस्ट्रिया ने अपना अधिकार जमाया हुआ था। ऑस्ट्रिया के अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे। अब सारे ऑस्ट्रियाई अंग्रेजों को यहाँ से बाहर फेंका किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो इस तरह से अभियान करना, इटली के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है, राष्ट्रीय भावना का प्रसार होना, और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को सफलता प्राप्त हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में वापस आया था इटली के अभियान से, तो उसका तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था, भव्य उसका स्वागत किया था। और वापस आके उसने डायरेक्टरी शासन को अपने हाथों में ले लिया था। डायरेक्टरी शासन खुद ही वहाँ का कॉन्सलेट बन गया था, वहाँ का एडवाइज़र बन गया था। उसके बाद वो मिस्र पर अभियान करता है, और उसके बाद सीरिया का अभियान होगा, फिर फ्रांस में वापस आता है, फिर इटली का अभियान होता है। यहाँ अब मिस्र के अभियान की अगर हम बात करें तो मिस्र में नील नदी के वहाँ जाता है, लेकिन उसका जो मूल लक्ष्य होता है ब्रिटेन। मिस्र के अभियान को समझने के लिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना होगा। ये आप बच्चों इसका ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपनी पढ़ाई को ईजी और सुगम बनाने के लिए। अब यहाँ मैं इसको
यहाँ देखिए अपने शुरुआत की थी जीवनी से, जीवनी को हमने देख लिया, विवाह का हमने देखा, इटली का अभियान अभी अभी आपने देखा है। अब मिस्र का ये बच्चों क्या है, इंग्लैंड है यहाँ पे। और इंग्लैंड जो है 3 प्राय द्वीप, तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ इंग्लिश चैनल है ये, और ये जो जगह है इसको फ्रांस कहते हैं। ये क्या कहते हैं बच्चों, फ्रांस कहते हैं। और यहाँ फ्रांस के यहाँ फिर भूमध्य सागर है, और ये जो है इधर ये आपका क्या रहेगा, इधर अफ्रीका रहेगा, अफ्रीका। और मिस्र की नील नदी यहाँ पर है। तो भूमध्य सागर का जो यहाँ इस इंग्लैंड का जो ऑफिसर था, ऑफिसर वो कहाँ रहता था, वो भूमध्य सागर का यहाँ एक रक्षक था, और उसका नाम था नेल्सन। और ये अंग्रेज ऑफिसर था। ये कौन था, ये इंग्लिश यानी अंग्रेज ऑफिसर था, नेल्सन। अब यहाँ फ्रांस से हमला अभियान किया था नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ गया बच्चों, भूमध्य सागर को पार करके नील नदी के यहाँ मिस्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए गया था कि मिस्र पर अब अपना हुकूमत रहेगी, अपनी सरकार रहेगी। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस से यहाँ जा रहा था तो उसका मेन उद्देश्य जो था वो इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के उपनिवेश कहाँ पड़े हुए थे, अफ्रीका में पड़े हुए थे। इंग्लैंड को ये टेंशन हो रही थी कि आज नेपोलियन मिस्र पर अधिकार करेगा, धीरे धीरे नेपोलियन का पूरे अफ्रीका पर अधिकार हो जाएगा, और वो ये कभी नहीं चाहता था इंग्लैंड। इसलिए इंग्लैंड ने अपना सेनापति नेल्सन को भेजा था। और यह नील नदी, जो नील नदी थी बच्चों, इसी नील नदी पर युद्ध होता है, और इस युद्ध में इस बार नेपोलियन हार जाता है। लेकिन नेपोलियन का हौसला अभी टूटा नहीं था, नेपोलियन में वही का वही हौसला था। तो ये मिस्र अभियान नेपोलियन का असफल होता है। उसके बाद वो सीरिया पर अभियान करता है, और सीरिया पर अभियान करने के बाद जब वो फ्रांस में वापस आता है तो नेपोलियन का हारने के बाद में नेपोलियन का बहुत ज़बरदस्त स्वागत होता है, तालियां बजाकर उसका स्वागत करता है। और नेपोलियन 1804 ईस्वी में वो डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट कर देता है और स्वयं सम्राट बन जाता है यहाँ पे। यहाँ तक का हमने जो चर्चा की है बच्चों, आज हमने जो चर्चा की नेपोलियन बोनापार्ट की हमने शुरुआत की है। और शुरुआत के जो दृश्य आप देख रहे हो वो आपने देखे, जीवनी इसकी क्या दी, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म जो है वो, इसके पिता कौन थे, इसकी माता कौन थी, और इसके विवाह के बाद इसने कौन से अभियान किए थे। फ्रांस की क्रांति के समय जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ये सब चीज़ों को हमने नोट किया। और इटली का अभियान अभी अभी आपने इसको पूरा डिटेल से देखा। मिस्र का अभियान को हमने देखा कि किस तरह से मिस्र के अभियान में उसे सफलता मिलती, असफलता मिलती, मिस्र पर अभियान करने का उसका उद्देश्य क्या रहता। सीरिया पर उसने अपना अभियान किया था, और सीरिया पर अभियान करने के बाद उसने जो 1799 ईस्वी के अंदर जब वो वापस यहाँ 1799 ईस्वी के अंदर आया तो तख्ता पलट कर दिया था। डायरेक्टरी शासन जो था उसको फिनिश कर दिया था, और खुद यहाँ का प्रथम काउंसलर बन गया था। आज हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम जो है इसका आगे की घटनाओं को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। आप मेरे विचारों से ज़रूर सहमत होंगे। आगे आने वाले जो क्लास रहेगी उसमें इसके आगे की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।